गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी क्यूट सी लव स्टोरी ओए जानू, जिसकी ऑथर है मोनिका पट्टेदार। उसका छठा भाग, चैप्टर 6, होम स्वीट होम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रोहिणी जी आकाश को घर लेकर आती हैं और आकाश बिना अपने पिता से बात किए ही अपने कमरे में चला जाता है। अब आगे। भोपाल, जी हाँ भोपाल की तो बात ही निराली है। खूबसूरत झीलों का शहर भोपाल में जानवी के घर में। अगले दिन सुबह के 6 बज रहे होंगे। भोपाल के बीचों बीच बना एक आलीशान बंगला। बाहर लाइन से 3 कारें खड़ी थीं। एक तरफ बड़ा सा गार्डन बना हुआ था, जिसमें एक तरफ माली पौधे में पानी दे रहा था। ये था गुप्ता निवास। नौकरों की चहल पहल से ही लग रहा था कि कोई संयुक्त परिवार रहा होगा। नीचे गार्डन में झूले पर एक 70 साल के बुजुर्ग बैठे थे। वो अखबार पढ़ रहे थे। फिर उनका ध्यान माली पर गया और वो उस माली के काम में मीन मेख निकालते उसे परेशान करने लगे। अरे रघु, तू वहाँ ठीक से पानी क्यों नहीं दे रहा है? देख, पूरा जैस्मिन सूखा जा रहा है। ये नहीं कि ध्यान रखें, वो बुजुर्ग कुड़कुड़ाते हुए बोला। हाँ बाबूजी, डाल तो रहा हूँ। रघु मुंह बिदकाकर बोल पड़ा। तेरी माँ ने आकर इतना रोना गाना मचाया था तो तुझे काम पर रख लिया मैंने, और तू है कि जो ठीक से पौधों को पानी तक नहीं दे सकता। वो बुजुर्ग उसे पूरी तरह से परेशान करने में लगे हुए थे। ये थे एक समय में शहर के जाने माने व्यापारी मिस्टर रामेश्वरम गुप्ता। वक्त और उम्र के साथ उनका शरीर और याददाश्त भी कमजोर हो गई और समय के साथ रोज रघु को इस तरह परेशान करने का सिलसिला शुरू हो गया था। बाबूजी, आपका रोज का हो गया है। कब तक आप ताने मारते रहोगे? रघु भी ताव में आकर बोला। अरे, तू तो काम नहीं करेगा तो तुझे ऐसे ही पैसे तो नहीं दे सकते ना? बाबूजी उसे डांटते हुए बोले। इस आदमी ने ना परेशान करके रख दिया है। रघु मुंह बिगाड़ते हुए फुसफुसा कर बोल रहा था। अपने इस भुलक्कड़ मिजाज की वजह से वो रघु से 3 बार जैस्मिन में पानी डलवा चुके थे और अंत में रघु थक कर घर के अंदर जाने लगा कि रामेश्वरम जी दोबारा चिल्लाए। अरे कमबख्त, कहाँ जा रहा है? ये जैस्मिन में पानी कौन डालेगा? वो रघु को देखते हुए बोले। रघु ने अपने पांव पटकते और मुंह बिगाड़कर बड़बड़ाते हुए घर के अंदर गया। सामने से एक 70 साल की महिला चली आ रही थी। सिल्क के गहरे कलर की साड़ी, लंबी बाजू का ब्लाउज, सलीके से बनाया हुआ जूड़ा, बड़ी सी कुमकुम की बिंदी। उन्होंने देखा सामने से रघु कुड़कुड़ाते हुए आ रहा था। अरे, कहाँ चला जा रहा है? और पौधों में पानी दे दिया? सामने से आती वो वृद्ध महिला बोल पड़ी। ये थी रामेश्वरम जी की पत्नी सुदाता जी। अम्मा जी, ये बाबू जी की याददाश्त का कुछ कीजिए, हम तो परेशान हो गए हैं भाई साहब। रघु अपने गमछे से अपना सर साफ करते हुए बोला। क्यों, क्या हुआ? सुजाता जी बाहर झूले पर बैठे अपने पति पर नजर डालते हुए बोली। क्या बताएं अब, 3 बार जैस्मिन में पानी डलवा दिए हैं। पौधे अंदर से खींच खींच कर कह रहे होंगे कि डुबो डुबो कर मार दोगे क्या हमें? पर बाबूजी उस जैस्मिन के पीछे ऐसे लगे हैं कि पूछो ही मत। ये नहीं कि झूले से उठकर खुद ही देख लें। रघु अपना दुखड़ा रोते हुए बोला जा रहा था। अरे तू जा, कुछ और काम कर, उनको तो भूलने की आदत का पता ही है तुझे। सुजाता जी इत्मीनान से समझाते हुए बोली। ये तो नहीं भूलते कि हमारी अम्मा ने उनके हाथ जोड़े थे तब हमें नौकरी पर रखे थे। रघु कुड़कुड़ाते हुए बोला। अरे रघु, तो जानता है इनको, कभी एक चीज
10 बार बोलते हैं, कभी बरसों पुरानी बात भी ऐसे करते हैं जैसे कल की ही बात हो। अब तू तो बस घर का मेंबर है, तुझसे कहाँ कोई चीज छुपी है। सुजाता जी उसे समझाते हुए बोली। अच्छा देख, किचन में आज राधा अकेली है, सुनीता भी नहीं आई है। तेरी पूजा भाभी को सुबह से राधा के साथ किचन संभालना पड़ रहा है, तू जा मदद कर दे। सुजाता जी आगे बोली। वो तो हम कर देंगे, पर बाबूजी को आप समझा दीजिएगा। रघु दोबारा बोला। अरे सुजाता जी, अरे सुजाता जी बोलने को हुई ही थी कि उनके कानों में एक भारी भरकम आवाज आई। ये क्या तरीका है? कोई और भी उनकी बातें सुन रहा था। ये उसी भारी भरकम आवाज थी। ये थे रामेश्वरम जी के मंझले बेटे कमल गुप्ता, जो एक जाने माने पॉलिटिशियन और कारोबारी थे। भोपाल और कई शहरों में उनका कारोबार फैला हुआ था। जितने सख्त वो दिखते थे, उतने सख्त वो थे भी। जब वो अपने ऊपर बने कमरे से बाहर आ रहे थे, उन्हें रघु की बातें सुनाई दे रही थीं। उनके गुस्से से घर में सब वाकिफ थे। घर के हर बड़े का आदर करना उनके लिए बहुत जरूरी था। मजाल कोई किसी बड़े का अनादर कर दे। घर में बस एक इंसान पर उनकी जान बसती थी, वो थी उनकी बेटी जानवी। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमानों में राजाओं की जान तोते में बसती थी, और बाकी उनके गुस्से से पूरा घर थर थर कांपता था। ये क्या तरीका है रघु? और बाबूजी से सही कहा, तेरी माँ आई थी तभी तुझे नौकरी पर रखा, समझा? मिस्टर कमल उसे डांट लगाते हुए बोले। तेरी जबान कैंची की तरह चलती है, जरा लगाम दे उसको, और देख किसके बारे में बात कर रहा है, और माँ से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कमल जी को सुबह सुबह उसकी तेज आवाज से गुस्सा आ गया, और उन्होंने रघु को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रघु चुप हो गया। घर के बाकी सदस्यों के साथ तो वो एक बार भी पंचायत कर लेता था, पर कमल जी के सामने कुछ बोलकर अपनी मौत को आमंत्रण नहीं देता था। सारी साहब गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। रघु ने इतना कहा और अपना सर नीचे झुकाकर खड़ा हो गया। एक तो कुछ भी अनाप शनाप कहो, फिर सॉरी बोलकर खत्म कर दो। कहते हुए कमल जी मंदिर की तरफ बढ़े और हाथ जोड़कर बैठ गए। रघु को लग रहा था कि आज उसका घर में आखिरी दिन है। वो रोनी सूरत बनाकर सुजाता जी की तरफ देखने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था, अब तुझे मैं भी नहीं बचा सकती। दोबारा तेरी माँ को ही आना पड़ेगा। सुजाता जी उसकी शक्ल देखकर बोल पड़ी। बाहर से आ रही आवाजें सुनकर किचन में से एक 40 वर्षीय महिला बाहर आई। सलीके से पहनी शिफॉन की साड़ी, बालों में क्लच लगाए, सर पर बिंदी, आंखों में तेज और आत्मविश्वास। ये थी कमल जी की पत्नी पूजा। जितना सुंदर नाम, उतनी सुंदर व्यक्ति। उन्होंने देखा कि रघु की शक्ल देखकर माजरा समझने में बिल्कुल देर नहीं की। वो जानती थी अब रघु की खैर नहीं। जैसे ही ये पूजा से उठेंगे, रघु को फिर आड़ों हाथ लगाएंगे। सुजाता जी भी अपने बेटे के सामने कहाँ कुछ बोल सकती थी। रघु के गुस्से की जगह अब डर ने ले ली थी। पूजा जी ने मौके की गंभीरता को समझते हुए रघु को देखा और उसे इशारा किया धीरे से किचन में खिसकने का, और सुजाता जी को इशारा किया गार्डन में बाबूजी के पास जाने का। सुजाता जी झट से हाँ बोलकर गार्डन में जाकर बाबूजी के पास बैठ गईं। बाबूजी उस वक्त पेपर पढ़ रहे थे। सुजाता जी उनके पास जाकर बैठ गईं और बताने लगी। आप क्या पूछ रहे थे? आप मेरी बात पंकज से, वो कल वापस लौट रहा है। पंकज उनके बड़े बेटे थे और हेमा उनकी बड़ी बहू, कमल जी के बड़े भैया भाभी। बाबूजी सोचते हुए बोले, लेकिन वो कहाँ गए थे?
हे भगवान! सुजाता जी ऊपर आसमान को देखते हुए बोली, एक दिन हम सबको भी आप भूल जाना। उन्होंने रामेश्वरम जी को टोंट मारते हुए कहा, अरे छोड़ो, तो ये सब छोड़ो भाग्यवान तुमको एक चीज बतानी है। वो अचानक खुश होकर बोल पड़े, देखो आज मुझे सुबह से चश्मा नहीं मिल रहा था, फिर भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। नंगे पैर घास पर चलने का असर दिखने लगा है। तुम तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं। तुम्हें भी ये फॉर्मूला यूज करके देखना चाहिए, फायदा होगा। बाबूजी एकदम गर्वित भाव से बोल पड़े। उनकी बात सुनकर सुजाता जी ने उनके चेहरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। यही आदत बड़ी खराब लगती है मुझे। अब देखो, कोई ज्ञान की बात रास नहीं आती है तुम्हें। बाबूजी अपने नेचर के हिसाब से गुस्सा करते हुए बोलने लगी। सुजाता जी ने अपनी हंसी रोकी। रुको एक मिनट, कहते हुए उनका पहना हुआ चश्मा निकालकर उनके हाथ में दे दिया। सुबह आपने चश्मा पहना होगा, फिर भूल गए होंगे, अब मुझे सुना रहे हो। सुजाता जी मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, ओहो, इतनी याददाश्त खराब हो गई है क्या मेरी? बाबूजी उन्हें देखते हुए कहने लगे, जी बिल्कुल, और हाँ, बाबा जी ने कोई याददाश्त वाला फॉर्मूला दिया हो तो वो भी उपाय कर लेना। सुजाता जी उनके साथ मस्करी करने लगी। तुम सब मिलकर मेरा मजाक बनाने में लगे रहते हो, जाओ मैं बात नहीं करता। बाबूजी नाराज होते हुए बोले। दोनों वहां अपनी नोक झोंक करने में बिजी थे कि राधा उनके लिए चाय लेकर आई। एक वही उम्र होती है जो हमें फिर से बच्चा बना देती है। सुजाता जी और रामेश्वरम जी अपने इस उम्र के वक्त को एंजॉय कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव पर जितना डर लगता है, उनकी तो व्याख्या भी नहीं की जा सकती। दोनों में से कौन किस वक्त एक दूसरे को अकेला छोड़ जाए, पर फिर भी उम्र का वो पड़ाव सबसे अच्छा होता है। दोनों चाय पीते हुए एक दूसरे को तंग करने में, एक दूसरे की टांग खींचने में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कमल जी की पूजा समाप्त हुई। जैसे ही वो मंदिर से उठकर पलटे तो सामने देखा कि सब गायब हैं। रघु वहां नहीं था। अब आगे क्या करेंगे कमल जी रघु के साथ? क्या घर वाले रघु को कमल जी की डांट से बचा पाएंगे? आइए जानने के लिए सुनते हैं ये स्टोरी मेरे यानी सुगंधा के साथ।